दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन, जिसमें पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश का जो है परिभाषा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या फिर उसे कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो प्रकाश के कारण ही हम देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम तो इसका परिभाषा होता है जिस माध्यम या पदार्थ, माध्यम या पदार्थ कुछ भी कह सकते हैं आप, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गमन करता है, जिस माध्यम से पदार्थ हो उसे ही प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे प्रकाश सहारा ले सकता है। तो पहला है प्रकाश, पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभासक, तीसरा है अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है? ऐसे माध्यम जिसमें से अधिकांश भाग, ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग, देखिए ऊपर है लिखा हुआ है, जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग कि वायु, जल या कांच, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग, लगभग 100% भाग इसमें से आर पार हो जाता है। लेकिन दूसरी परिभाषा अगली उसमें क्या है? पारभासक। पारभासक में ऐसा नहीं होता है। पारभासक में क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सके। इसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सके, उसे पारभासक कहते हैं उस माध्यम को। तो इसका उदाहरण है घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज़, गंदा जल। इसमें से देखते हैं आप लोग, कभी भी कोशिश कीजिएगा, प्रकाश थोड़ी ही मात्रा में आर पार जा सकता है। और अगला है अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है? अपारदर्शक को देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार जा ही नहीं सकता, उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु हो, चाहे वह कलई किया हुआ कांच हो, चाहे वह ये दीवार हो, चाहे जो भी हो, उस ऐसे माध्यमों को हम लोग अपारदर्शक माध्यम कह सकते हैं, जहाँ से प्रकाश आर पार जा ही नहीं सकता। तो अगली हमारी हेडिंग क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? आखिर प्रकाश की किरण होती क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है? किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी समांग माध्यम में, समांग का मतलब एक ही प्रकार का माध्यम जिसका सभी अंग समान हो, है ना। समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी का मतलब सीधे, जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गमन करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जब किसी समांग माध्यम में, एक ही प्रकार का माध्यम हो, उसमें किसी सीधी रेखा से होकर गमन करता है, तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जिस रेखा के रूप में वह गमन करता है उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जो रेखा के रूप में वह गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आगे है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब समझ लो सीधे कि प्रकाश पुंज का मतलब होता है गुच्छा। प्रकाश पुंज का मतलब होता है गुच्छा। पुंज का मतलब गुच्छा, प्रकाश पुंज का मतलब प्रकाश का गुच्छा। प्रकाश जहाँ पे गुच्छे के रूप में चले, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणें, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब गुच्छे के रूप में जब एक ही दिशा में किरणें जा रही हों तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार की हो सकती हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं: अभिसारी, अपसारी तथा समांतर। अभिसारी, अपसारी तथा समांतर। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज में देख लेते हैं हम लोग क्या होता है।
अभिसारी प्रकाशपुंज यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही हों, फिक्स एक ही बिंदु हो, अगर उस पर जाकर मिल रही हों, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, सभी प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, तो इस प्रकार के प्रकाशपुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाशपुंज। जिसमें तुमको जिसमें किसी को भी और हमको आपको सब किसी को भी आँख से दिखाई दे जाए, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जो एकदम मिल रही हो, स्पष्ट रूप से मिल रही हो, जो तुमको दिखाई दे जाए, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अगली हेडिंग है अपसारी प्रकाशपुंज। अपसारी प्रकाशपुंज यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, आती हुई का मतलब किसी एक बिंदु से निकलती हुई, कोई एक बिंदु हो वहाँ से आती हुई प्रतीत हो, हमको नहीं पता हो कि वो बिंदु कहाँ हो, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी तरह आगे है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज होता है, देखते हैं इस क्या होता है। समांतर प्रकाश पुंज यदि सभी प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इतना तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा लगभग। अगर ना याद आए तो वीडियो को 2-3 बार ऐसे ही देख लीजिए, याद आ जाएगा, पूरा परिभाषा याद हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज में। देखिए सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं है, तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। देखिए अगली हेडिंग है प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण, प्रकाश के लक्षण कौन कौन से होते हैं, आखिर कुछ तो उसका लक्षण होगा, कुछ तो उसका गुण होगा कि क्या क्या कैसे कैसे करता है, तो उसके कुछ लक्षण हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए पहला लक्षण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग, आप लोग नाम सुने हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, तो कमेंट करके बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। और दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या फिर इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। अब अगला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, तो इसका ये भी गुण होता है कि एक सरल रेखा, सीधी रेखा में गति करता है। और चौथा है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठोस से भी परावर्तन होता है तथा द्रव के माध्यम का तल जो होता है उससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगला है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कहीं तरंग दैर्घ्य होता है, कहीं तरंग दैर्घ्य होता है, तो चाहे जो आप देख लीजिएगा जो दिया हो आपकी किताब में। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। दृश्य प्रकाश जो होता है इसमें कौन कौन से होता है आप लोग जानते होंगे, विवग्योर करके होते हैं सभी प्रकाश के जो है उसमें रंग होते हैं विवग्योर करके, तो उसको डिफाइन बाद में करेंगे। और उनका सबका 3900 से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में उनका तरंग दैर्घ्य होता है। और प्रकाश की तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन और ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। ये सब प्रकाश के क्या हैं, प्रकाश के लक्षण हैं, मतलब प्रकाश के गुण हैं, है ना। अब अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की या फिर किरणें या फिर जब प्रकाश कुछ भी कह सकते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी समान माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं मुंह से जो बोलता हूँ वो अलग हो सकता है, ये लिखा हुआ अलग हो सकता है, तो दोनों थोड़ा बहुत जो है शब्दों का हेरफेर रहेगा, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके तल से टकराती हैं, टकराने के पश्चात प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग
पुनः प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है तो प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में निम्न क्रियाएं होती हैं। देखिए ये कौन सी क्रिया होती है। देखिए एक समतल दर्पण पे कभी भी आप प्रकाश डाल के देखिए तो जिस कोण पे आप जो है जिस कोण पे आप प्रकाश डालेंगे उसका ठीक उससे जो है एक अविलंब ले लीजिए और उससे जो है जितना कोण बनाएगा आपका जिस दिशा से आप प्रकाश डाल रहे हैं ठीक विपरीत दिशा में उतना कोण के बराबर वह आपकी जो है किरणें प्रकाश परावर्तित होकर निकलेंगी। कभी भी आप जो है किसी भी शीशे पे जाकर यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। जिस कोण में आप ऐसे जो है लाइट जलाएंगे चाहे जो भी प्रकाश डालेंगे वो ठीक वैसे ही वह विपरीत क्रिया करेगा, दूसरी तरफ वह निकलेगा, उतना ही कोण बनाता हुआ निकलेगा जितना कोण आप जो है वस्तु के साथ जो है दर्पण का बना रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये आपतित किरणें होती हैं और यह परावर्तित किरणें होती है तथा यह अभिलंब होता है। और यह कोण जो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में होता है उसे आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तन कोण क्या कहलाता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब अगली हेडिंग है क्या, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं सीधे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए इसको जो है देख लेते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण। चलिए ठीक है यहाँ पे गलती हो गई है, अपवर्तित नहीं परावर्तित होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण, ये परावर्तन चल रहा है तो यहाँ परावर्तित किरण रहेगा। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही होता है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो लिखने में कोई प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा गलती से हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है आगे है दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही होता है परावर्तन का नियम। एक बार फिर सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया यह अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देख लीजिए दिख गया ना। तथा दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे से बराबर कोण बनाते हैं। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। चलिए आगे है गोलीय दर्पण।